मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है जो मैं आपसे आज अफ्रंटली पूछना चाहूँगा बिल्कुल, अवश्य। कि आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है स्टूडेंट्स को लेकर, वो थोड़ा-सा अलग है बाकी टीचर्स के कंपैरिज़न में। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को शायद ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट की तरफ बायस्ड हो। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? शायद किसी ने जो कहा है कि नज़र नहीं, नज़रिया बदलने की ज़रूरत बिल्कुल, है। बात बिल्कुल सही है। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ या आपसे मिलता हूँ, तो एक शांति का अनुभव होता है। तो मुझे ये जानना था कि आप बचपन से ही ऐसे हैं या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके लाइफ में वो चेंजेस आए? नहीं, मैं बचपन से वैसा हूँ और साथ में एक सोने पे सुहागा कहा जाता है ना कि जैसे कि मैं एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संस्था से जुड़ गया यस। और कम उम्र में जुड़ा। जैसे कि जिस उम्र में बिगड़ने के चांसेस होते हैं, जिस उम्र में एक अलग सोच बनने के चांसेस होते हैं, उसी उम्र में मेरा वहाँ पर जाना हुआ। हमारे गाँव में एक छोटा-सा गाँव जहाँ पे ना बिजली है, ना कुछ नहीं व्यवस्था नहीं थी। वहाँ हनुमान जी का मंदिर बन रहा था। तो हनुमान जी का जब मंदिर तो फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन में एक बच्चा नीचे उतर जाता है, 10-12 फीट फाउंडेशन होता है और वो 3-3 फीट के अंदर वहाँ पे एक स्टेयर्स होती है। तो वो छोटा था, ऊपर नहीं चढ़ रहा था, ऊपर आ नहीं पा रहा था। वो आ नीचे नहीं तो पा उतर रहा गया था। लेकिन ऊपर नहीं चढ़ रहा था और वो थोड़ा-सा हेफ्टी भी था, मोटा भी हाँ, था। हाँ। वो चिल्ला रहा नीचे से, तो कोई उसको हाथ नहीं दे रहा, तो मैं लेट के ऊपर उसको हाथ देने लगा, तो वो ऊपर आया, मैं नीचे चला गया। ऐसा ट्रैवल होता था कि आपको क्या बताऊँ कि जो कीचड़ ही कीचड़, ना पैर में चप्पल ना कुछ है। ऐसे खींचते-खींचते अपने आप को जैसा होता है ना, खींचते-खींचते जाओ वो 10-12 किलोमीटर और वहाँ फिर एग्ज़ाम दो। साइकिल भी कभी-कभी मतलब ऐसे कि दो 2 मिल के साइकिल चलाना कि एक आगे और एक पीछे, तब जाके वो साइकिल आगे बढ़े, इस प्रकार से वो व्यवस्था थी। तो लेकिन वो एक अलग पार्ट था, वो उसमें भी बड़ा आनंद था। 82, 82, 81, 82 की बात है। तो कॉटन ग्रीन जो है ना आपका मुंबई का, हार्बर। हार्बर लाइन हार्बर। में, तो वहाँ पे वो टेस्ट थी और सेंटूस थे। तो हम पूरे इंडिया में से 25 लोग थे। तब मुझे पता नहीं था कि मैं भी 25 ही लोग पास हुए। मुझे आउट लगा ऑफ 5000 ओनली 25 पीपल। 25 पीपल ओके। वर सिलेक्टेड। मैं आया तो फिर वहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए, उसमें भी पास हो गया। फिर फिज़िकल टेस्ट हुआ और फिज़िकल टेस्ट में मैं फेल हो गया और बाकी सारे 24 आगे निकल गए। तो मैं छोटा था तो नेचुरली मेरी आँखों में बहुत आँसू थे। वेलकम टू अनंत अर्थ मीडिया प्रोडक्शन गाइस। आज के जो हमारे पहले पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर राजकुमार कोल्ले, जो पर्सनली मेरे गुरु रह चुके हैं और जिन्होंने मेरे लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। और मेरी तरह ऐसे हजारों लोग हैं जिनके लाइफ में उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हुआ है। सोसाइटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अप्रिशिएटेड है और इसके अलावा उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर राजकुमार कोल्ले सर। नमस्ते सर। नमस्कार, सर, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनंत अर्थ मीडिया प्रोडक्शन के इस पॉडकास्ट चैनल पर। और आज मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी आप ही का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरे टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी आप ही के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो जैसे कि आपने मेरे लाइफ में बहुत सारा चीज़ मुझे आपसे सीखने मिला। वंदे मातरम डिग्री कॉलेज ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, जिसने मुझे मेरे करियर में डेवलपमेंट के लिए और मेरे कैरेक्टर में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसी तरह ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनके लाइफ में आपकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे इस पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत आपसे ही करें। और ये पॉडकास्ट चैनल भी जो है स्टूडेंट्स एल्यूमिनाइज की तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसमें जेएमएफ मूवीज़ और मिस जानवी कोल्हे का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? नहीं, बहुत अच्छा। ये तो सोने पे सुहागा हो गया क्योंकि पिता हो या टीचर हो, सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है कि जब वो बहुत ऊँचे मुकाम पे पहुँचता है। ज़रूर। भले टीचर उसी क्लास में रह जाता है हमेशा पढ़ाते-पढ़ाते, लेकिन उनके बच्चे बड़े-बड़े मुकाम तक पहुँच जाते हैं, तो जितनी खुशी शायद उन बच्चों को नहीं होती होंगी, उतनी खुशी वो टीचर को होती है। ज़रूर सर। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इस प्रकार से आपका जो इनिशिएटिव लेना, आपकी शुरुआत करना और सारे बच्चे एक साथ आ जाना, सबसे बड़ी बात है। कोई भी चीज़ की जब शुरुआत करते हो तो एक ग्रुप तैयार हो जाता है, एक, राइट। और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। करेक्ट सर। सर, यहाँ पर मैं भी आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है जो मैं आपसे आज अफ्रंटली पूछना चाहूँगा बिल्कुल, अवश्य। कि
आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है स्टूडेंट्स को लेकर, वो थोड़ा सा अलग है बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को शायद ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट की तरफ बायस्ड हो, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, मैं यही समझता हूँ कि जब जो व्यक्ति इस धरती पर आया है, जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा है कि ऑल आर जीनियस, तो मेरे लिए भी वही सभी बच्चे एक समान हैं। मैं कभी उनको ये नहीं समझता हूँ कि भाई जो पीछे बैठता है वो बहुत कोई काम का नहीं, और जो आगे बैठते हैं वो बहुत काम के हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब स्कूल में जब बच्चा लेट आता है राइट। तो क्या होता है, उसको डांट पड़ती है टीचर से। डांट पड़ती है टीचर की। और यहाँ कॉलेज में क्या होता है, जब भी कोई स्टूडेंट लेट आता है तो उसको पहले बेंच पे बैठना पड़ता है। राइट। स्कूल में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो मेरा नजरिया हमेशा वही रहा कि सारी यूनिक है, सारी जीनियस है, खाली एक समय थोड़ा देना होता है। तो शायद हो सकता है कि उनके पास वो पेशेंस ना हो। शायद किसी ने जो कहा है कि नजर नहीं, नजरिया बदलने की जरूरत बिल्कुल, है। बात बिल्कुल सही है। सभी के अंदर वो खूबी है, उसको तराशना जरूरी है। और जब आप उसको तराशने लग जाते हो तो वो हीरे तो निकल ही आते हैं। थैंक यू। ये मेरा अनुभव है। और एक यहाँ पर एक चीज है कि मैं भी एक टाइम पे बैक बेंचर था। आप तो मुझे पर्सनली जानते हैं, ठीक है। और नहीं, ये चीज मुझे इसलिए पूछना जरूरी था क्योंकि आपका सच में एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बाकी टीचर्स को लेके, तो जो कि एक यूनिक चीज है, राइट। इसके अलावा मैं जब भी आपसे बात करता हूँ या आपसे मिलता हूँ तो एक शांति का अनुभव होता है। तो मुझे ये जानना था कि आप बचपन से ही ऐसे हैं या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके लाइफ में वो चेंजेस आए? नहीं, मैं बचपन से वैसा हूँ। और साथ में एक सोने पे सुहागा कहा जाता है ना, कि जैसे कि मैं एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संस्था से जुड़ गया। यस। और कम उम्र में जुड़ा। जैसे कि जिस उम्र में बिगड़ने के चांसेस होते हैं, जिस उम्र में एक अलग सोच बनने के चांसेस होते हैं, उसी उम्र में मेरा वहाँ पर जाना हुआ। तो कहते हैं ना कि जो संस्कार तो थी वहाँ कि हमेशा अच्छा रहना है, जो भी बातें बड़े सिखाते हैं उसको पूरी तरह से अमल करना है। लेकिन और भी जब संस्था कई से जुड़ जाती है और उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं, तो वही चीज़ें बार बार हमारे लिए अमृत बन के आ जाती है। तो फिर तो जीवन एक ऐसा स्मूथ हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आप कितने आसानी से जीवन जी रहे हो। तो ये आपने बचपन से ही, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी बचपन आध्यात्मिक। से ही हमारे घर में भी वैसा माहौल था। दादा कहो, दादी कहो, पिताजी कहो, मम्मी कहो, एक भक्ति मार्ग तो थी, लेकिन हमेशा एक तलाश थी कि भाई ये सब चलाने वाला कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और मेरा इस संसार में आने का पर्पज क्या है। तो ये तो नहीं है मैं खाने पीने के लिए पैदा हुआ हूँ, बाकी लोग भी तो खा रहे, पी रहे, जी रहे, ईट ड्रिंक, एंड मेरी के लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरा कुछ जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जो मुझे हासिल करना है। और वो जो चलाने वाला, जिसको हम सब कहते हैं कि ऊपर वाला, लेकिन वो जो नीली छतरी वाला वो कौन है, जरा उसको भी जाने और मैं भी अपने अपने आप को जानूं। तो वही खोज में अचानक एक सारी चीजें उपलब्ध होने लगी। जो कहते हैं ना, खोज आदमी को बहुत दूर तक ले जाता है। तो वैसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। इसलिए, और शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो इसलिए और भी ज्यादा उसका तड़प बढ़ती चली गई। शरीर साथ नहीं दे रहा था, यानी कि कोई ऐसा मतलब बहुत सारी बातें हुई। जब बचपन में ऐसे परोपकार में एक क्या हुआ कि मैं बहुत छोटा था, हार्डली 6-7 साल का होगा। हमारे गांव में एक छोटा सा गांव जहाँ पे ना बिजली है ना कुछ, नहीं व्यवस्था नहीं थी, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बन रहा था। तो हनुमान जी का जब मंदिर तो फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन में एक बच्चा नीचे उतर जाता है। 10-12 फीट फाउंडेशन होता है, और वो 3-3 फीट के अंदर वहाँ पे एक स्टेयर्स होती है। तो वो छोटा था, ऊपर नहीं चढ़ रहा था, ऊपर आ नहीं पा रहा था, नीचे तो उतर गया लेकिन ऊपर नहीं चढ़ रहा था। और वो थोड़ा सा हेप्टी भी था, मोटा भी था। तो चिल्ला रहा नीचे से, तो कोई उसको हाथ नहीं दे रहा, तो मैं लेट के ऊपर उसको हाथ देने लगा, तो वो ऊपर आया, मैं नीचे चला गया। अरे, और नीचे चला गया तो नीचे पत्थर थे, सब कुछ था। तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो पूरा अलग हो गया। तो वो एक हादसा था वो जीवन का, कुछ शायद कुछ देने के लिए। बहुत बड़ा हादसा। बड़ा हादसा था, छोटा था लेकिन वो बड़ा हादसा था। हाथी अलग हो जाना मतलब आप समझ सकते हैं कि, और उसके कारण बहुत बड़ा जो हुआ सो हिस्ट्री है, लेकिन बहुत कुछ हुआ।
तो इसलिए फिर वो खाली वहीं पे चोट नहीं लगी, बाकी भी शरीर के अंदर बहुत सारी तो फिर चोटें इसका लगी थी। ट्रीटमेंट हाँ, एक लंबा ट्रीटमेंट बहुत चला। लंबा ट्रीटमेंट चला वो होगा। सब ठीक हो, लेकिन मेरा स्कूल कॉलेज छूट गया, स्कूल छूट गया। तब से मैं स्कूल कभी गया नहीं। मैं खाली परीक्षा के लिए जाता था, एग्जाम के लिए जाता था और क्लास में नंबर 1 आता था। सर, यही चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि आपका एक कंटिन्यूअस लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो वो झुकाव मतलब किस तरीके से, आपके फैमिली की तरफ से है या आपके बैक ऑफ आपके माइंड में वो चीज़ पहले से थी, या किस तरीके से वो? अभी देखो, बचपन तो एक गीली मिट्टी के समान होता है। उसको ना सच पता होता है ना झूठ पता होता है। उसके लिए तो सारी चीजें एक समान होती है। राइट। ऐसे समय सच क्या है और झूठ क्या है भी पता नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये चीजें मुझे कोई बता रहा है कि मैं किसी से सीख रहा हूँ। लेकिन मुझे अंदर एक इच्छा थी कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मैं कुछ अलग रहूं, ताकि मैं इसका हिस्सा ना बनूं, जो लोग कर रहे हैं उसका हिस्सा ना बनूं, मैं कुछ भीड़ से अलग। हाँ, भीड़ से अलग रहूं। और वही एक जीत थी, तो इसलिए वो एकलव्य के समान पढ़ता रहा। कभी स्कूल जाने का मौका मिला नहीं। शायद आपको मेरी हिस्ट्री वो पता नहीं होगी कि मैं कभी कोई स्कूल में ना गया ना कोई कॉलेज में गया, डायरेक्ट पढ़ाने चला गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल बना। तो ये भी एक अलग जीवन का इतिहास है कि जो व्यक्ति कभी स्कूल में ना गया हो ना कभी कॉलेज में गया हो, डायरेक्ट पढ़ाने चला गया हो। हालांकि मैं 10वीं में था तब 12वीं के बच्चों को पढ़ाता था। तो आपने जो आपका 12th है वो डिस्टेंस से वो किया? सारा डिस्टेंस, ओके। पूरा डिस्टेंस। और कभी मैंने ये भी सुना है कि आपने नाइट कॉलेजेस में नाइट टीचिंग कॉलेज में करके टीचिंग, शुरुआत की थी। हाँ नाइट कॉलेज में पढ़ाने जाता था। तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ कॉलेज में कोई पढ़ाने के लिए कोई इंग्लिश का टीचर नहीं था। तो मुझे एक दिन बुलाया गया कि आप, तो मैंने बोला हाँ देखो, आप अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो पढ़ा लूँगा। तो उनको अच्छा लगा तो मैं पढ़ाने लग गया। तो फिर मुझे और ज़्यादा रुचि बढ़ गई उसमें पढ़ाने में। तो एक मेरा वो, मुझे लगा कि ये मेरे अंदर वो कला है। कला पता चलता है ना कि आपके अंदर कौन सी चीज़ है कि जो आप उसको अंदर से वो आवाज आती है। आवाज़ आती है। तो क्योंकि पिताजी तो डॉक्टर थे, तो नेचुरल है उनको लगता होगा कि शायद ये डॉक्टर बने या फिर उसी व्यवसाय में जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा उसी, और बचपन से बाहर निकल गए थे क्योंकि गांव देहात होने के कारण, मैं आपको पहले ही बताया, कोई सुविधा नहीं थी। तो वहां से दूर जाना मतलब कि 40-50-100 किलोमीटर के बाद ही कोई स्कूल कॉलेज उपलब्ध होना था उस समय। तो आप कैसे मतलब ट्रैवल करते थे अगर एग्जाम के एग्जाम टाइम के पे भी? समय तो ऐसा ट्रैवल होता था कि आपको क्या बताओ कि जो कीचड़ ही कीचड़, ना पैर में चप्पल ना कुछ है। ऐसे खिंचते खिंचते अपने आप को, जैसा होता ना, खिंचते खिंचते जाओ वो 10-12 किलोमीटर, और वहाँ फिर एग्जाम दो। साइकिल भी कभी कभी मतलब ऐसे कि दो मिल के साइकिल चलाना, कि एक आगे और एक पीछे, तब जाके वो साइकिल आगे बढ़े, इस प्रकार से वो व्यवस्था थी। तो लेकिन वो एक अलग पार्ट था, वो उसमें भी बड़ा आनंद था। आनंद भी था और एडवेंचर भी था, मैं एडवेंचर भी कहूँगा। था। लग रहा था कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। चल तो रहे थे जमीन पे, लेकिन लग रहा था कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ना कोई सड़क है ना कोई रास्ता है ठीक से। तो एक अलग प्रकार का अनुभव होता था कि भाई, और दुनिया का पता नहीं था कि दुनिया में बाहर क्या है। लगता था कि जैसा यहाँ है तो दुनिया भी वैसी है। मैं शायद से आपको अभी वही सवाल पूछने वाला था कि हाँ। मोस्टली कॉलेजेस में जब भी कोई स्टूडेंट जाता है पढ़ने, तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड सर्कल के थ्रू और टीचर्स के थ्रू मतलब उनको समझ में आती है। दुनियादारी की जो बातें वो फ्रेंड सर्कल के थ्रू समझ में आती है। तो मुझे आपसे वही पूछना था कि ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपने कैसे सीखी? मतलब जो भी लोग यूजुअली मुझे ना अखबार पढ़ने का बचपन से शौक था। मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज, अखबार, हर चीज बहुत ज्यादा घंटों घंटों लेके बैठता था। तो ये भी एक चीज थी कि जो जो चीजें बाहर दोस्तों के से नहीं मिल पा रही थी, या मैं दोस्त नहीं थे मेरे, तो नेचुरल है वो चीजें मुझे वो अखबार से कहो। न्यूज है, तब तो न्यूज खाली रेडियो की न्यूज होती थी, सब लोग बैठ जाते थे वो न्यूज सुनना। अभी न्यूज़ में थोड़ी तो कंट्रोवर्सीज वगैरह भी कभी हाँ, कवर हो जाती है, बट तो उस समय तो खाली न्यूज ही आती थी। उस समय वैसी कोई बात नहीं थी कि जहाँ पर कोई 4 लोग चर्चा करके बैठ रहे हो और वो उसका डिबेट हो रही हो। डिबेट हाँ। हो रहा है, एनालाइज हो रही है। जो न्यूज थी एज इट इज वो पहुंचती थी। तो एक होता था कि जब मैं, हालांकि उस समय कोई ज्यादा मतलब मेरी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन सारे इलाके के लोग मेरे पास फॉर्म भरने आते थे। आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा
जैसे कि आपने बोला कि आपने आपका जो भी स्कूलिंग है और कॉलेज जो है वो आपने डिस्टेंस से किया, तो प्रेरणा मैडम के साथ आपका इंटरेक्शन कौन से टाइम पीरियड में हुआ? ये तो मतलब ना स्कूल गए ना कॉलेज गए, तो समझ में आया कि ना स्कूल में मिले ना कॉलेज में मिले। तो ये अरेंज मैरिज थी ये मतलब? दोनों था, मतलब उनको देखा मैंने और डायरेक्ट बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ। तो मम्मी को पूछा, मिले और डिसाइड हो गया। चट मंगनी पट गया, 8 दिन के अंदर शादी तय होगी और बहुत सादेपन में किया। शायद 750 का मेरा पूरा शूज से लेकर हर चीज का खर्चा था उस समय। अब समझ सकते 750 रुपये? 750 रुपीज। आज के डेट में अगर कोई शादी करने जाए तो कम से कम करोड़ों में खर्चा करोड़ों में होगा। खर्चा करे। लाखों तो कहीं भी नहीं है, मतलब 10-15 लाख कोर्ट तो में ऐसे ही है। मतलब कोर्ट में गए और वहां पे रजिस्टर करवा लिया। लेकिन वो जो बाद में जो रिसेप्शन करते हैं, जिसमें मैंने पूरे 800 बच्चे थे मेरे स्कूल के, अच्छा। जहाँ मैं पढ़ाता था, हाँ हाँ। वो सबको हमने रिसेप्शन दिया, मतलब उनको बुलाया और उनको बाकायदा बिठा के उनके साथ वो जश्न मनाया। लेकिन तो ये सब घटनाएं तो ये 20-22 जो दिन के बाद सेलिब्रेशन है ये भी आपने मोस्टली अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट किया के है? साथ ही किया, कोई मेरे बाहर का नहीं तो था। ये जो स्टूडेंट की तरफ आपका लगाव है ये बहुत पहले से है? बहुत पहले से मैं एक स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी में ही जिया हूँ, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया कुछ पता नहीं थी, तो मेरे लिए स्टूडेंट ही बहुत कुछ सब कुछ थे। वही मेरे फैमिली का हिस्सा थे और वही मेरे लिए सब कुछ थे। तो मैं मतलब उनके लिए ऐसा था कि चलो यही मेरी फैमिली, उन्हीं को बुलाना। मैं किसी आज तक, अब भी देखते होगे कि मैं किसी को भी प्रोग्राम अभी भी करता हूँ तो किसी पॉलिटिशियन को या बड़े बड़े व्यक्ति को कभी नहीं बुलाता। मेरे लिए तो मेरे स्टूडेंट ही जो गेस्ट होते हैं, वही होस्ट होते हैं, वही सब कुछ होता है, वही जैसे कि family। आज मैं एज अ हाँ, होस्ट जैसे कि अभी आप आपके होस्ट सामने मुझे कर बैठा रहे हो। हाँ, तो तो ये बचपन का खेल चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा मुझे आपसे ये जानना था कि जैसे कि आपने बोला कि प्रेरणा मैडम के साथ आपका जस्ट एक इंटरेक्शन हो, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड कर लिया शादी हो गई, तो उनका आपके लाइफ में वो क्या इम्पोर्टेंट रोल था? क्योंकि हर एक के लाइफ में एक जैसे बोलते हैं कि और का हाथ होता है सक्सेस के पीछे, तो प्रेरणा मैडम का आपके लाइफ में वो क्या इम्पोर्टेंट रोल था जो जिसने आपको इंस्पायर किया होगा किसी पर्टिकुलर चीज को लेके? तो क्या होता है कि मैं भी बहुत छोटी थी तब, तो सब 18 साल की थी जब शादी हुई। उनको इतना ही था कि बस मैं जो कर रहा था उनको अच्छा लग रहा था। जैसे कि मैं वहाँ पे आध्यात्मिक होने के कारण, वो देहात था, तो लगभग मैं डेली दिन में स्कूल करना, पढ़ाना बच्चों को, और रात को 1.5 घंटे 2 घंटे का प्रीचिंग करना, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पे। मैं ऐसे 3 साल तक लगभग 1000 के ऊपर अलग अलग टॉपिक के ऊपर स्पीचेस दिए वहाँ पर। तो कभी 100, कभी 200, हजार लोग तक आ जाते थे सुनने के लिए, जगह नहीं मिल पाती थी। इतना कुछ अलग प्रकार का, और हर दिन कुछ अलग लगता था। तो उनको भी लगा कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, स्वाभाविक है। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो जिसने आपको हेल्प किया होगा आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में? हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट में आपको पहले ही बताया कि जो मुझे जिस समय सही रास्ता चाहिए था, मतलब मेरी अवस्था भटकने की कम और सुधरने की ज्यादा हो सकती थी, उसी समय मैं आध्यात्मिकता से जुड़ गया। जुड़ गए? और साथ साथ में सबसे बड़ी लेखनी, मैं बचपन में, मैं जब 15 साल का था तब मेरा किताब पब्लिश हुआ, 15 साल बर्दाश्त, की उम्र में? एट द एज ऑफ 15 मैंने बर्दाश्त किताब लिखा, कादम्बरी लिखी, पूरी फिल्म की स्टोरी थी, उसमें गीत थे 10-12, पूरा स्टार्ट टू एंड। और वो किताब, क्या लगता है आपको, मैंने कोई महीनों में लिखा हो, 2 दिन में लिखा था। 2 दिन में 15 साल की उम्र में आपने किताब 15 लिखी? साल की उम्र में 2 दिन में मैं 18-18 घंटे लिखता था। जितना पढ़ता था उतना लिखता भी था। और उस समय रामायण महाभारत की सीरीज चल रही थी, तो मैं उसको देखने भी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि किसी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना हो। नहीं, लिखते समय होता है ना, कोई इन्फ्लुएंस चीज, या हाँ, हाँ। इन्फ्लुएंस हो, तो कोई चीज आपने देखी हो तो वो चीज आपके अनजान में आ जाएगी, फिर आप उसी को कॉपी करने लग जाओगे। राइट। तो उस समय मैं थॉट फिर प्रोसेस चेंज हो जाता है थॉट कभी कभार। प्रोसेस चेंज होता है, तो मैंने वो भी टाल दिया था कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। मतलब जो अंदर से आ रही है चीजें, वही कुछ मैं कागज पे लाऊंगा। तो 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, क्योंकि अंदर तो खजाना हर एक के अंदर है और आपके साथ कोई दोस्त नहीं था, ना कोई ही था, तो नेचुरल है उसको तो बाहर निकलना था। यदि वो नहीं निकलता तो शायद अलग प्रकार का दिमाग बन जाता। राइट। तो इसलिए लगभग मैंने, लगभग नहीं तो मुझे लगता है अभी भी 50 के ऊपर किताबें
सॉन्ग्स 1000 के ऊपर उस समय आप सॉन्ग्स भी लिखते हैं? हाँ, सॉन्ग्स लिखे, मतलब कविताएं किस लिखी। तरीके के सॉन्ग्स आप? फिल्म के पूरे सॉन्ग्स उस समय की जो हम्म, उस समय गांव में देहात में रहने के बाद भी मैं हर चीज में नॉवेल्स हो गया, फिल्म की पूरी कहानी हो गई, इसमें जो लगता हुआ स्क्रिप्ट राइटिंग है, जैसा कि ये सारी चीजें ना मेरे पुराने जन्म के संस्कार हो, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे मुझे ये भी पता चला है कि आपने मुंबई राइटर्स एसोसिएशन में भी काम किया है, वहां पर भी आप स्क्रिप्ट लिखते थे, हाँ, वहाँ भी स्क्रिप्ट लिखता था और शायद आपने सीआईडी में भी हाँ, स्क्रिप्ट लिखी। शुरुआत की थी, लेकिन बाद में मुझे एक अलग ही प्रकार का ये लग गया कि मैं कुछ अपना एक मुकाम बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंडर में काम करना मुझे शुरू से नहीं जम रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ एक प्रोग्राम्स डेवलप किए, मेमोरी पावर मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ऐसे बहुत सारे। और वो 15 घंटे का मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जो मैं 3 दिन तक लगातार 5-5 घंटा लेता था, जो मैंने कॉर्पोरेट लेवल में बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स और सेमिनार्स, वर्कशॉप, एक साथ में 1000 लोग आते थे। और दैट टाइम आई वाज चार्जिंग ऑल्सो, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि वो हॉल का खर्चा वो तो निकलना Yes. चाहिए ना, जहाँ प्रोग्राम अरेंज किया, बाकी खुद के लिए नहीं, लेकिन कम से कम वो जो वहाँ जो खर्चा जो हो रहा है, सपोर्टिंग स्टाफ है या हाँ, जो भी सपोर्ट, हाँ, एक्सपेंसेस है जो उसको लोग मैनेज हैं करने उसके के लिए। लिए, तो बहुत अच्छा चल रहा था। और मैंने जब ये कर रहा था तब मुझे लगा कि मैं खाली प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंट क्या कर रहा हूँ। ओके, बोलना बड़ा आसान है ना, कैसे ये रास्ते उसको पे चलो, एग्जीक्यूट करना थोड़ा कभी हाँ, बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसी को बोल सकता कि ऐसा स्कूल खोलो, ऐसा कॉलेज खोलो, तू खोल के तो दिखा, ऐसे इंडस्ट्री बनाओ, ऐसे आपके लिए एथिक्स होना चाहिए, वर्क एथिक्स होना चाहिए, लेकिन बोलना तो आसान है ना, क्योंकि वो सारी रटी रटाई बात हो सकती है, सुनी सुनाई बात हो बात सकती हो है। सकती है। तब मैंने सोचा कि ये सब मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कागज, मतलब एक कागज पे सब ऐसे सपने, हवाई सपने जिसको कहते हैं ना, कैसल्स इन द एयर, ऐसे बना रहा हूँ, बाकी मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, मैं तो खाली ट्रेन द ट्रेनर बस वो अंदर से आपको आवाज आ रही थी? कि कुछ तो अभी इम्प्लीमेंट तो कर। ओके, तो इसलिए फिर वो शुरुआत हुई इम्प्लीमेंटेशन की। ग्रेट सर। एक मिडिल क्लास फैमिली से शिक्षण महर्षि बनने तक का सफर, आई एम श्योर कि ये आसान नहीं हुआ होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपको आए होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दावसा से लेकर मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा? देखो, दावसा से लेकर पहले तो नागपुर आए, और नागपुर में क्या हुआ कि 10th और 12th एग्जाम देने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी पायलट के एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट था, मतलब एग्जाम थी, ओके, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में बैठे थे। और मुझे तो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या ये सारी अखबारें हमेशा Right. पढ़ता था, तो मुझे पता चला कि मुझे लगा कि चलो एक बार ट्राई तो करके देखते कि एग्जाम कितनी टफ होती है, कितनी क्या टफ होती होती है। है? तो मैंने भी वो एग्जाम लिखी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसमें खाली 25 बच्चे पास हुए, 5000 बैठे थे उस समय, और उसमें मेरा भी नंबर आ गया। तो मैं नागपुर से, फिर मुझे वो प्रोसेस पूरी होने के बाद, पहला ही तो ये होता है कि आपका रिटर्न टेस्ट हो गया, फिर बाद में आपको पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसलिए मुझे नागपुर, मतलब पहली बार मैं मुंबई में आया तब की बात है, 81 की बात है। तो कॉटन ग्रीन जो है ना आपका मुंबई का हार्बर लाइन में, तो वहाँ पे वो टेस्ट थी, पर्सनल इंटरव्यूज थे, तो हम पूरे इंडिया में से 25 लोग थे। तब मुझे पता नहीं था कि मैं भी 25 ही लोग पास हुए, मुझे लगा 5000 ओनली 25 पीपल वर सिलेक्टेड। मैं आया तो फिर वहाँ पर इंटरव्यूज हुए, उसमें भी पास हो गया, फिर फिजिकल टेस्ट हुआ, और फिजिकल टेस्ट में मैं फेल हो गया, और बाकी सारे 24 आगे निकल गए। तो मैं छोटा था, तो नेचुरली मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि थोड़ा दुख हुआ होगा? दुख तो नेचुरल होगा, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी कि ये दुख कैसे पचाना, कैसे हजम करना, बाकी तो थी सारी बातें, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप इतने मुकाम तक पहुंच गए, और वो सपना देख रहे हो कि आप अब यहाँ हवाई जहाज, मतलब आपको ट्रेनिंग मिलने जा रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जा रहा है कि, मतलब ये ऐसी बात हो गई, अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहा है तो सारे प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर चुके, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। इंटरव्यू में मतलब एकदम, वो भी इंटरव्यू पास हुआ था, फिजिकल में रिजेक्ट हुआ। और तो वजह आपने क्या कभी थी, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए नहीं ट्राई किया? उसमें भी ट्राई किया, तो पता, मैंने बताया ना आपको कि मैं जो गिरा था बचपन में, हाँ, उसका खामिया जवाब हो गया, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया।
तो लेकिन तब मुझे वो इंटरव्यूअर मेरे पास आए, मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो मुझे कहने लगे कि यू आर विनर, व्हाई यू आर क्राइंग। ईश्वर ने या कुदरत ने आपके लिए कुछ अलग लिखा होगा, कुछ जो किया होता है होगा, अच्छे के लिए अच्छे होता के लिए है। होता है। बहुत उन्होंने समझाया, वो बातें मुझे तो पता थी, लेकिन उस समय कोई, और तब मुझे एक बात भी याद आ गई जो मुझे मेरा मैंने कुछ उस समय सुनी थी, एक मेरे दोस्त ने बताई थी कि एक जो ऊँटनी और ऊँटनी का बच्चा एक जगह बैठे हैं, और वो बच्चा माँ को पूछ रहा है कि माँ, आपके हमारे जो शरीर पे कुबड़ है, मतलब इसकी वजह क्या है? हमारे बाल तो बहुत, आंखें, लेकिन आंखों में बाल भी बहुत लंबे लंबे, इसकी वजह क्या है? और पैरों के पंजे भी दुनिया से सब अलग लग रहे हैं, क्या वजह है? तो वो माँ कहती है कि देखो, हम रेगिस्तान में हमारा जीवन हमारा बीतता है, पानी की वहां कमी होती है, तो कुदरत ने हमें वरदान दिया है कि कम से कम वो सेफ हमें रखे। बाल बड़े बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे रेत चलती है, लू चलती है, बहुत तूफान चलता है, ताकि तो वो आँख में ना आंख में ना जाए। और पंजे इसलिए क्योंकि रेत में चलना है। तो बच्चा कहता है माँ को कि माँ, फिर हमें चिड़ियाघर में क्या करें, हमें तो वहां होना चाहिए ना। तो चीजें मुझे याद आ गई कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी किसके पीछे भाग रहा हूँ। ये मेरा ये मेरा नहीं है, मेरा सपना नहीं है, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। वो चीजें मुझे याद आ गई, और वहां से मेरी अलग जर्नी मेरी शुरू हो। तो ये जो आपको रियलाइजेशन हुआ सर, ये कौन से एज में आपको रियलाइजेशन हुआ? एट द एज ऑफ 16-17। 16-17 के एज में। ग्रेट। तो ये जो जानवीज मल्टी फाउंडेशन का जो आपके माइंड में जो थॉट आया, इसके पीछे का विजन और मिशन क्या था? देखिए, जब मैं मुंबई में आया, तो मुंबई में आने की वजह एक तो थी कि मैं जो सोच रहा था उसको मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और कोई एक, चलो भाई, कोई ये नहीं घर में कि आपके पास आपको कोई दे दे सब कुछ तो आप उसमें छलांग लगाओ। मुझे लिखने की आदत थी, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पर वो भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ मैं अपने लिखने की कला को आगे बढ़ा सकता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, या फिर लिरिक्स हो गए, एक वजह वो भी थी। दूसरी वजह ये थी कि मैं ऑलरेडी अच्छी शिक्षा मैंने प्राप्त की थी, भले डिस्टेंस में क्यों ना हो, लेकिन मैं, मतलब जो चाहिए था स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशन मेरे पास थी, और मैं कर भी रहा था। लेकिन मेरा एक ये था, तब मैंने आपको बताया कि मैं साथ साथ में वर्कशॉप हो गया, सेमिनार्स हो गया, ये भी मैं कर रहा था। तब मुझे लगा कि कोई ऐसा स्कूल बना है, कोई ऐसा कॉलेज बना है जहां पर ऐसा होता ना कि बच्चे सुकून से महसूस करें, आने वाले अभिभावक को भी लगा कि ये मेरा अपना स्कूल है, अपना कॉलेज है। क्योंकि मैं, जानवी, जब हम मुंबई में आए, जो आपने पूछा था, तब जानवी खाली 6 महीने की थी, और मेरे पास 25 डाक थी, उसमें 24 डाक, 24 जो लगेज के जो बैग्स थे, उसमें मेरी किताबें थी। 25 में से 24 में आपकी किताबें थी, और एक डाक में हमारे खाने पीने का सामान। यूजुअली ऐसा उल्टा होता है, जब कोई रिलोकेट होता है तो 24 में कपड़े और बाकी के सामान होते हैं, और एक में, तो हमारे पास एक ही इसमें कपड़े थे, हमारा सारा खाने पीने का सामान था, और मेरे 24 जो लगेज का था, तो उसमें सारी मेरी किताबें थे मेरे पास। तब मुझे अभी भी याद है कि 5000 के ऊपर किताबें थी, 5000 प्लस किताबें थी। मैं बहुत जहाँ जाता था किताबें खरीदता था, वही जाके अपने आप शायद इसीलिए जितना मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा आपके पास डिग्री है। तो जब आपकी डिग्रीज मैंने पढ़ी, तो बहुत सारी डिग्री मुझे एक्चुअली वो याद भी नहीं। आपने पीएचडी भी किया हुआ है हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है। तो ये जो आपका कंटिन्यूअस लर्निंग का जो प्रोसेस था, इसमें आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखो, मोटिवेशन हमेशा सेल्फ से आता है। मैंने आपको पहले बताया, मेरे सामने कोई गुरु तो था नहीं, गुरु था तो सदगुरु था कि चलो भाई, कोई टीचर को मैं फॉलो करूँ, किसी टीचर के क्लास में बैठा हूँ, जैसे कि आप कभी कभार बैठे हो, लेकिन आप बैठे तो
तो लेकिन मेरे लिए तो वो भी नहीं, मेरा चांस नहीं था कि मैं किसी क्लास में जाके बैठूं। लेकिन मुझे ये था कि जो भी करना है टॉप करना है, जो भी करना है। इसलिए मैं नेट एग्जाम पास किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। जो भी करता था तो मन लगा के करता था, पूरा झोंक देता था उसके अंदर, 100% एफर्ट्स के साथ। 100% एफर्ट देना था कि उसमें कोई डू और डाई बट डोंट आस्क मी। अपने ग्रेट। आप से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और ना कभी शिकायत है। जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना और जो चीज़ें नहीं बन पाती उसको साक्षी होकर देखना। विद वेयर थिंग्स आर नॉट इन योर ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल नहीं है तो उसको आप साक्षी होकर देखो और बदल सकते हो तो पूरे शिद्दत के साथ उस कायनात को बदलने के लिए मेहनत करो। मेहनत करिए। तो वही चीज़ें थी कि जो यहाँ तक फिर बाद में लगा कि चलो, मैं जब स्कूल कॉलेज में था, ये स्कूल का इंसिडेंट और भी बता दूं। मैं जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो अचानक एक दिन प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय वहां पर थी, बहुत एक्सपीरियंस लेडी थी और सीबीएसई स्कूल था। रोज मुझे वहां पढ़ाने का मौका मिला तो अचानक हम सब अध्यापक वर्ग वहां बैठे थे उनके कैबिन में और अचानक वो कहने लगे कि ये सब कुछ हो रहा है ना मेरे कारण हो रहा है, मैं हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज यहाँ कोई करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई जब कोई एम्प्लॉय छुट्टी मांगने जाता है तब एम्प्लॉय कहता है ये तेरा काम कौन करेगा, राइट। किसी को हैंड ओवर हाँ करने के लिए ये कोई तेरा काम available- कौन करेगा। तो उनको ये लगता था कि बस मैं ही करती हूँ, बाकी कोई नहीं करता। और वो गुस्से गुस्से में उन्होंने क्या किया, पूरे जो चाबियां तो हमेशा प्रिंसिपल के पास ही होती पूरे, तो उन्होंने मेज पर रख दी। तो बोले कोई चलाने की हिम्मत रखता तो चाबी उठाए चला के दिखा। तो मैंने सबके तरफ देखा, कोई उठा नहीं रहा, मैंने उठा लिया सबके सामने। सबके सामने। तब तो मैं छोटा ही था, कोई मतलब जब मेरा जॉब शुरुआत हुई थी, पहले अपने जेब में डाला और वहां से स्टाफ रूम, मतलब प्रिंसिपल के कैबिन से स्टाफ रूम काफी दूर था, और डाल के मैं उड़ गया वहां से। और मैं आगे मेरे पीछे पीछे सारी फौज मैडम की कि सर चाबी वापस करो, चाबी वापस करो। मैं इत्मीनान से स्टाफ रूम में जाके बैठा, पानी पिया, और फिर मेरे मन में तो कुछ ऐसा था नहीं ना कि मुझे कुछ करना है। बस उनको एक बताना था कि ऐसा करना गलत है, कि मैं ही कर सकती हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। और मैंने चाबी बड़े प्यार से वापस कर दी। लेकिन उसके बाद माहौल बदल गया, तो मुझे भी लगा कि अरे यार, ऐसा करने से कुछ हो सकता है। मतलब ये होता है ना कि जब आपके अंदर कुछ एक शक्ति आ जाती है, एक Right. प्रकार की मोटिवेशन आ जाता है हाँ, कि, हाँ। तो एक मेरे ना सोचे समझी चीज थी वो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर गई। बट वहां पर जिन्होंने भी वो जो इंसिडेंट है वो किया था, उनका एरोगेंस एक कंट्रोल में आया होगा, जो आपने तो मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब एक कि नहीं, मतलब अन्याय के खिलाफ तो लड़ना भी है और कोई ऐसी चीज भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि भाई खिलाफ बोली जा रही है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हो। तो एक वो साइलेंट रिवॉल्यूशन था, वायलेंट नहीं था, उसमें कुछ भी वायलेंस नहीं था। मतलब एक दो तरीके का रिवॉल्यूशन होता है ना कि भाई, तो मेरा उनके अगेंस्ट में एक साइलेंटली उनको अपोज करना था, वायलेंटली पॉजिटिव। और जो सही हो गया। तो सारे जितने भी टीचर अभी हुआ तो बहुत सारे चले भी गए, आए भी, जब मुझे मिलते हैं तो अभी भी मुझे वही इंसिडेंट को याद दिलाते हैं। बाकी मैंने क्या किया वो सारी बातें भूल गए, होता है ना, लेकिन वो चीजें हमेशा याद रहती हैं। सर, ये जो आपने जानवीज मल्टी फाउंडेशन, जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आपने बिल्ड किया है, ये बिल्ड करते समय आपने मतलब किस तरीके से इसको बिल्ड किया? इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, फाइनेंशियली, फैमिली की तरफ से, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम? आई एम श्योर कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में, तो वो उसके बारे में थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। देखो, कोई भी चीज ऑल ऑफ अ सडन तो होती नहीं, बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और उसमें ये था कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है कि जो एक सबके लिए आदर्श हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया। था कुछ नहीं साथ में, हाथ में, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। तो आपने जीरो से शुरुआत की? जीरो से, कुछ भी नहीं था।
मतलब शायद पूरे इंडिया में पहला प्रोजेक्ट होगा जो 100% बैंक ने फाइनेंस किया होगा। 100% बैंक की तरफ से 100% बैंक ने फाइनेंस किया होगा। अदरवाइज बैंक 80% 70% ही फाइनेंस 70 करती to है, 80%। लेकिन ये 100% प्रोजेक्ट फाइनेंस है, जो शायद अद्वितीय घटना है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, भारतवर्ष के पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम में। उसकी वजह थी कि जो हमारी एक जिद थी, हमारा एक ब्लूप्रिंट था, जद्दोजहद थी, और बहुत सारी घटनाएं भी हुई जो सीखने के में कामयाब, मतलब हमें बहुत कुछ सिखा के गई। और मैडम का एक ही था कि हम यहाँ आए थे तो कुछ लेके तो आए नहीं थे। जब मुंबई में आए थे तो 24 बैग तो किताबों की थी, एक ही बैग थी तो एक बैग लेके चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। लड़े आप तो किताबें भी साथ में लेके जाते थे। किताबें तो थी वो साथ में, तो एक वो भी एक कहते ना, कोई एक सपोर्ट हो तो और भी ज्यादा लड़ने में मजा आती है, Yes, sir. आनंद आता है। तो मुझे याद है कि मैं दर दर भटकता था बैंक में कर्जे के लिए। कुछ इंस्टीट्यूट खड़ा करना तो जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो 50 बैंक ने रिजेक्ट किया, 50 बैंक ने। पर मेरे पास वो रिजेक्शन के लेटर भी है। फिर भी मेरे अंदर वो जीत थी कि एक दिन, और उनको मैं बताता भी था जब वो रिजेक्शन लेटर हाथ में लेता था, तो मैं कभी उनके ऊपर नाराज नहीं होता था। लेटर देखता था, बोलता था एक दिन मैं आपको जरूर मेरे इंस्टीट्यूट को ओपनिंग में बुलाऊंगा। मतलब एक कहते ना कि वो व्यवस्था थी ऊपर वाले की, कुदरत की, वहां तक मुझे पहुंचना था। बहुत सारी समस्याएं भी आ रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश था अंदर कि होना ही है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये मतलब वो एक चैलेंजेस सेल्फ आएंगे, कॉन्फिडेंस था हाँ, आपके अंदर पूरी कि ये तरह चीज से था, होनी है होनी और है, आपका डेडिकेशन ये था। होकर ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और जहाँ पैसा थोड़ा बहुत डाला था इधर उधर से लेकर, उसकी भी डेट आ गई थी कि आप नहीं लेंगे तो फिर ये जमीन किसी और को। और यहाँ पे 50 फीट का खड्डा था, जहाँ पे हम बैठे 50 फीट का खड्डा था, किसको फ्री में भी देते तो कोई लेता नहीं था। ये हालत थी। 200 झुग्गी झोपड़ियाँ थी, और झुग्गी झोपड़ी को खाली करना मतलब मुंबई में कोई आसान बात थोड़ी होती। तो वो मतलब जो यहाँ पर 200 लोग की जो फैमिलीज थी, फिर वो हाँ। उनको आपने कहाँ पर? नहीं, वो अपने आप ही खाली हो गए, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ा। उनको पता चला कि यहाँ स्कूल बन रहा है, उनकी भी खुशी हुई कि चलो कि एक अच्छी हमारे चीज, बच्चे पढ़ेंगे यहाँ। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, एक अच्छी चीज बन रही है। तो Right. एक ये होता है ना कि पॉजिटिव वातावरण अपने आप तैयार हो जाता है। और उसके पहले जो जिस चीज को हमने लिया था, क्योंकि मेरा एक विश्वास था कि करना है मतलब करना है, जो होगा सो देखा जाएगा, एक डिजायर था। बस। तो उसके पहले जो हमने एक मतलब जगह ली थी, वहां भी वैसा ही था कि 10 साल से बंद था। और जब खोला, जब हम पहले दिन, क्योंकि वो चाबी देने के लिए भी तैयार नहीं था, कुछ देखने दिखाने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो एनआरआई था। बोले कि आप तभी देख पाओगे जब पूरा पैसा दोगे। तो उसके लिए भी लोन के लिए जद्दोजहद किया। खाली 20 लाख का लोन चाहिए था, लेकिन 20 बैंक में गए, लेकिन कोई ना कोई मिल जाता है भगवान के समान, कि आखिर उसने वो कर दिया। जब हमने दरवाजा खोला ना, शटर खोला, मैं और मैडम थे, ऊपर का शटर ऊपर गया, नीचे का शटर नीचे रहा, 2 टुकड़े बीच करके में से 2 टुकड़ा हो गया। लोग बाहर आए, और अंदर से हजारों कबूतर की सीट, कई कबूतर मरे पड़े हुए। जब भूत का बंगला हो, जब 9-10 साल कोई चीज बन रहती हो, दरवाजे खिड़कियां खुली एक हो, हॉन्टेड फीलिंग। एकदम हॉरर फीलिंग थी। लेकिन मैडम ने एक व्यक्ति को, मतलब एक साथी था, उसको साथ में लेके वो थोड़ी सी चीज साफ किया, और वहाँ गणेश जी को बिठाया। वो साफ करते करते मुझे लगता 2-3 दिन लग गए होंगे। वो छोटी सी चीज साफ, इतना सीट था, इतना बड़ा सीट था। वो समझ सकते हो कि अब वो ऐसी चीज कर लिया था तो नेचुरल है। अभी आगे तो जिद थी कि स्कूल कॉलेज बनाना है, जब तक ये अपना नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। यस। बैंक का चक्कर लगा लगे थक रहे थे, लेकिन फिर भी आखिर एक बैंकर ने विश्वास कर ही लिया। क्योंकि जो बैंकर को मैं यहाँ लाके दिखाता था जगह, मुझे जगह दिखानी पड़ती थी पटरी से, क्योंकि यहाँ पे आने की कोई सुविधा कोई नहीं, तैयार नहीं था, नहीं आने की सुविधा सुविधा नहीं, भी नहीं थी। ओके। अंदर आ ही नहीं सकते थे कि 50 फीट का खड्डा हो, आजू बाजू में पूरी गंदी नाली बह रही हो, 200 झुग्गी झोपड़ियां हो, तो कौन आएगा? बैंकर थोड़ा एंट्री करेगा अंदर, बोलेगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। और मुझे वही बोलते थे कि आप कोई फंसा रहे हो, जगह है नहीं, और आप बोल रहे कि जगह ली है, टोकन डाला हुआ है। तो आखिर कहीं को तो पटरी से दिखाना पड़ता था कि ये तो वो जगह है, ये मार्किंग किया हुआ, मार्किंग भी नहीं था,
मतलब ये रेलवे की पटरी है, यहाँ से जगह रखी है, ऐसा ऐसा है। आखिर एक बैंकर वो जो कॉर्पोरेशन बैंक के मैनेजर थे, बहुत कहते हैं ना कि आखिर भगवान ने भेजा हो, समझो। हम सब बैठे, उनको मैंने पूरी ब्लूप्रिंट समझाई कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा सपना क्या है, किस प्रकार से हम स्कूल कॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं, जो जन सामान्य का हो, जो डोनेशन फ्री हो, किसी के पास भी किसी बच्चों को वहाँ डोनेशन देना ना पड़े, किसी अभिभावक को वहाँ कतार में खड़ा ना रहना पड़े। तो वो जब मैं 3 बजे से लेकर तो रात को 8 बजे तक मैं समझाता रहा, पन्ना खोल खोल के दिखाता रहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। रात को 9 बजे के आसपास वो कह रहे कि मैंने उनको कहा 8:30-9 बजे थे कि चलो मैं आपको जगह दिखाता हूँ, तो अंधेरा हुआ है, फिर भी मैं पटरी से टार्च लगा के दिखा सकता हूँ कि जगह है। बोले मुझे जगह देखनी नहीं है, और शायद वो देखते तो मुझे लोन देते भी नहीं क्योंकि जगह तो ऑलरेडी ऐसी जगह ऐसी की थी, वजह से रिजेक्शन नहीं मुझे देखना नहीं है, मुझे 5 करोड़ का सैंक्शन अथॉरिटी है और मैं आपको 4 करोड़ दे सकता हूँ। मैं बोला बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा, धन्यवाद किया उनका। तो बोले सर कब दे सकते हो? तो बोले अभी दे सकते हैं। मेरा पेपर तो आपके पास हमने कुछ दिए नहीं। तो बोले पेपर कल सबमिट कर लेना, मैं आपको सैंक्शन लेटर तो आज दे सकता हूँ। तो हमारे साथ कोलेकर सर थे, उनको बैंक में रात को 11 बजे घाटकोपर गए और रात को 11:30 बजे उन्होंने बैंक खोल के सैंक्शन लेटर दिया। ऐसा कभी हो सकता है? शायद अभी आप देखते हो बैंकर्स की क्या व्यवस्था होती है। सैंक्शन लेटर दिया और उस लेटर से फिर कमाल करके हो गया बस दूसरे दिन। और वेरी थर्ड डे शायद उन्होंने 1,37,00,000 जगह वालों को देना था, वो भी देने के लिए उन्होंने डीडी भेज दिया। वो आपको वापस कभी मिले उसके बाद? आपसे मुलाकात हुई? मिले, एक ही बार मिले, बस उनकी ट्रांसफर हो गई, बस उतने समय तो मेरे साथ थे, ट्रांसफर हो गई, वो चले गए। तो ये भी वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कोई देवदूत बना के कोई देवदूत भेजते बना थे, के और उनको विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और मेरे पास देने लायक भी उनके पास क्या था, खाली वही जगह थी जो मैंने कबूतर की शीट वहां पड़ी हुई थी, जो खाली 30-40 लाख की खाली प्रॉपर्टी थी और 4 करोड़ के उसके अगेंस्ट में तो बन भी नहीं सकता था, वही मॉर्गेज रखने के लिए वही जगह थी, बाकी तो कुछ था नहीं। लेकिन एक कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देना चाहे, तो वो जगह की कीमत फिर नेक्स्ट ईयर 40 लाख की 4 करोड़ हो गई थी, वो प्रॉपर्टी जो अंधे कानून में लिया था, मतलब बगैर देख के लिया। होता है ना कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वही फिर मॉर्गेज हो गया, कल्याण की व्यवस्था हुई। लेकिन जब वो करोड़ मतलब वो 4 करोड़ लोन लिया, तो पता चला कि वो 4 करोड़ तो उन्होंने हमको 4 फ्लोर बांधने के लिए दिया था ना, G+4 की बिल्डिंग बनाना था। लेकिन वो 4 करोड़ रुपया पूरा का पूरा जमीन में ही चला गया, और प्लिंथ लेवल तक भी हम आए नहीं, खड्डा था ना। मतलब उसको एक लेवल पे करने के लिए और मतलब वो बेस का जो बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए पूरा वहीं पे सुहा हो गया, जमीन में 4 करोड़ सुहा हो गया। जब वो देखने आए, बिल्डिंग देखने आए, मैंने उनको बोला कि सर आप आइए जरा देखिए, तो वो बदल गए थे, दूसरे मैनेजर आए, वो तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले आपको 4 करोड़ दिया था तो आपको तो 4 मंजिल बनाने के लिए दिया, आपने तो यहाँ पे खाली बेसमेंट बना, खाली फाउंडेशन ही बनाया, आगे कब बढ़ेंगे? फिर उनको सब आर्किटेक्चरल प्लान वो सब बनाया, बताया। मैंने कहा कि मैंने जो फाउंडेशन बनाया, मैंने ये 12 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए किया है। तो बोले आपका तो 4 ही फ्लोर का है ना। बोला सर अभी 4 फ्लोर का है, भविष्य में जगह कहाँ मिलेगी? अगर मुझे 8 फ्लोर करना है, 12 फ्लोर करना है, तो मैं कहाँ बनाऊंगा? तो इसलिए मैंने पूरी जद्दोजहद कर दी कि पूरा इसमें अभी क्या करोगे? मैंने बोला जब आप पैसा दो मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने और फिर 7 करोड़ रुपया सैंक्शन किया और फिर वो चलते बने। तो ये वही पर्सन थे या कोई दूसरे थे? दूसरे आए। तो मतलब क्या होता है, जब एक होता है ना, जब आप पॉजिटिव हो, आप सकारात्मक हो, तो नेचुरली वही क्या कहें आपकी एक पूरी तरह से वो आभा तैयार हो जाती है, वो एक प्रकार का किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करता है। और मैं कई सालों से सोच रहा था कि उस 7 जुलाई 2013 में हम नए बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। जब तक हमारे पास ना लैंड थी ना बिल्डिंग थी, खाली सपने थे और पूरे करने के लिए वो हिम्मत थी। और हम जो बैंक रिजेक्शन करे थे उनको ही मैं बोल रहा था कि मैं आपको जरूर बुलाऊंगा सर 2013 में बिल्डिंग ओपनिंग करने के लिए। अरे बोल रहे थे अभी तक लैंड नहीं और आप 2013 की बात करें, मैं आपको बुलाऊंगा ना 7 जुलाई। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वो 7 जुलाई को ही हमने यहाँ पे फर्स्ट स्कूल का हमने इनॉग्रेशन किया, मतलब एंट्री की। और 6 जुलाई को आप आते तो शायद
हमें जैसा 100-200 लोग गाली दे के चले गए, क्योंकि ये हालत थी यहाँ पर कि मतलब फर्स्ट फ्लोर तो हुआ ही नहीं था, जस्ट हुआ था, लेकिन ना कोई खिड़की बनी थी, ना कोई दरवाजे बने थे, ना कोई फ्लोरिंग हुआ था। पूरा फ्लोरिंग के पहले कीचड़ ही कीचड़ होता है ना, ऐसे हालत 6 जून का थी रात को 9 बजे। और 7 जुलाई को, 6 जुलाई की ये बात है, 7 जुलाई को ओपनिंग करना है, क्योंकि वो 4-5 साल से बता रहे हैं हम सबको, तो मुझे वो डेट तो डालना नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो साथ में वाले पे सर थे, उनको वो लोग धक्का मार के भी चले गए, क्या बात बकवास करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। फिर मुझे लगा कि भगवान ये तो बनाना तो है, कल तो ओपनिंग करना ही है। तो मैंने कुछ लोगों को फोन किया कि मुझे अभी के अभी कुछ काम तो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चल रहा था, कि वर्कर चाहिए और कुछ कारीगर चाहिए ताकि मैं इस पूरा कर सकूं। तो बिल्डर ने रातों रात मुझे, मेरे पास 200 वर्कर भेजे, 200 वर्कर आए काम करने के लिए। रात भर हम उनके साथ जागते रहे, काम किया, पूरा मटेरियल, रात को ही मटेरियल आया, सब कुछ आया। और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे, 7:15 बजे, जो पहली बच्ची के स्कूल में एंट्री किया, उसके हाथ से रिबन काटी। वेल डन सर। जिसने पहले बच्चे ने एंट्री किया था पिता के साथ, उनके हाथ से, मतलब बच्चे के हाथ को कैंची दी, उसके हाथ से रिबन काटी। और मैंने साथ में रात को हमने इंतजाम किया था कि भाई पहला दिन है हमारा, पहले बार स्कूल शुरू हो रहा है, अपना कोई स्कूल है, जेएमएफ का स्कूल है, तो क्यों ना फिर इसके लिए कुछ ढोल बाजे का, मतलब ढोल ताशे का इंतजाम किया जाए। तो हमने बैंजो का इंतजाम किया था। लोगों को लगा कि स्वागत के लिए किया हुआ, लेकिन वास्तविकता में स्वागत के लिए नहीं किया था। स्वागत तो था ही, लेकिन वास्तविकता में इसलिए किया था, बैंजो का आवाज बहुत बड़ा होता है। राइट। तो मुझे लगा कल तो लोग खुसफुस बहुत करेंगे, फालतू की बातें बहुत करेंगे, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करेंगे, और सब जगह गिला गिला है, बनी तो है लेकिन सब गिला गिला है। राइट। तो किसी की बात किसी को सुनाई ना दे। मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी और फैलती है ना। तो एक इंट्यूशन आया था कि ऐसा ढोल बजाओ ताकि आवाज ही लोग सुनते रहे, नेगेटिविटी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। नेगेटिविटी को डिस्ट्रैक्ट कर। जब सब कोई बात करता था, तब मैं खाली वो बैंजो वालों का ऐसा हाथ करता था, वहां से वॉल्यूम आवाज बढ़ाओ, तुम लोग बजाओ, जोर से बजाओ। 3 घंटा तक वो बजाता रहा। धीरे धीरे लोग आते रहे, मतलब बच्चे आते रहे, और फिर वो व्यवस्था बन गई, चलता रहा। मैं खुद आपकी इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था शायद तब तक बहुत सारी चीजें बन चुकी थी, और बहुत कुछ बाद में भी बहुत कुछ बनी हुई है। और अभी तो पूरा मतलब माहौल ही चेंज हो गया है यहाँ पर। जब मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया सर, मैं जब भी कॉलेज में इंटर करता था तो एक पेट्रियोटिज्म की वाइब आती थी। आपने नाम भी उस तरीके से दिए, जैसे कॉलेज का नाम है वंदे मातरम डिग्री कॉलेज, स्कूल का नाम है जनगण मन विद्या मंदिर जनगण मन जूनियर स्कूल एंड लाइक कॉन्वेंट स्कूल भी दौसा में। और हाँ, जो दौसा में आपने कॉन्वेंट स्कूल जनगण मन कॉन्वेंट स्कूल करके जो ओपन किया, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? ये सब नाम तो आपको पता था कि मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी तो हम लोग नहीं समझते थे, तो देश की प्रॉपर्टी है। मैं कभी नहीं समझता कि स्कूल कॉलेज किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं इस बात में शुरू से हम बिलीव करते थे कि ये जो कुछ करना है समाज के लिए करना है। आज हम हैं, कल नहीं है। और ये कोई फैमिली बिलोंगिंग्स नहीं है कि भाई आपको आपकी जनरेशन, उसके बाद आने वाली जनरेशन संभाले, उसके बाद वो जनरेशन संभाले। कोई बाप दादा की कोई ये जागीर नहीं कि उसको आप अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको चलाते रहो। तो हम ऐसे ही बैठे थे, जानवी थी, मैडम थी, मैं था, तो मैंने बोला स्कूल का नाम रखना है। तो जानवी झट से बोली कि मेरे स्कूल में ना, जब मैं जाती थी तो बोले जनगण मन बोलते और जब निकलती थी तो वंदे मातरम बोलते तो नेचुरल ना, स्कूल में वही होता है। तो हमने सोचा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जनगण मन और वंदे मातरम। बोला स्कूल खोलेंगे तो जनगण मन होगा और कॉलेज खोलेंगे तो वंदे मातरम होगा। तो एक सोसाइटी के लिए आपने एक, मतलब ये जो नाम आपने रखा एक सोसाइटी के लिए, हाँ, देश को समर्पित। अदरवाइज आप अधिकतर स्कूल कॉलेज देखते हो कि किसी माँ के नाम से, किसी के पिता के नाम से, किसी की फैमिली के नाम से। अधिकतर आप देखोगे 90% सब हो, या किसी पॉलिटिशियन के भी है, जो भी है। तो हमने लगा कि और उसी एंगल से तो क्या होता है, सुकून से नींद भी आती है। हम ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी का मतलब ही क्या होता है? ट्रस्टी का मतलब हिंदी में आप समझ सकते हो क्या होता है, न्यास चलाने वाले। तो आप खाली विश्वस्त हो, आप आज हो कल नहीं हो। ये कोई
ओनर नहीं हो, विश्वस्त संचालक हो। हाँ, संचालक बोल ओनर नहीं हो आप, यू आर नॉट, इट्स नॉट बिलोंग्स टू यू, आप एक विश्वस्त हो। और ये चीजें दूसरों को सौंपनी होती है। इसलिए हर चीज जब बनाता हूँ ना तो मुझे यही ख्याल आता है कि जब मैं इसको किसी को सौंपूंगा, मतलब जो भी इसको बाद में, जैसे कि आप सब लोग हो, चलाने वाले होंगे, तो उनको एक सुकून मिले, एक आनंद मिले कि वाह, किस चीज में हम एंट्री कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आदमी का प्रेजेंस से ज्यादा ऑब्सेंस का ज्यादा महत्व पता चले, राइट। है ना। तो वही फिर जिस गांव से हम निकले थे, मुझे लगा कि अरे हम कल इस शहर में सब कुछ बसा रहे, लेकिन वो गांव में जहाँ से मैं निकला था, जहाँ पे कुछ नहीं था, तो वहाँ भी उन बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, अच्छी सुविधा होना चाहिए, और वो भी वैसी होनी चाहिए कि जो मुंबई में होती वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक छोटा सा प्रीमियम क्लास, कोई हाँ। बांध दिया और वैसा। तो जैसा आप यहाँ पे वास्तु देख रहे हो, उसी लेवल की वहाँ पे वास्तु है, उसी लेवल की वास्तु है। जो आज देहात में जहाँ पे 30-40 किलोमीटर तक कोई अभी भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है, और वो जरूरत थी। पहली बैच अभी इस साल निकली हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, सातों के साथ वो बच्चे 90-95% से अब वो पास होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। इतने उसके पीछे मेहनत की है, और बच्चों ने भी की है, उनके टीचर ने भी की है। तो कहते हैं ना कि जब आप पूरी तरह से आप कोई भी चीज करते हो, तो आपने ये भी देखा कि लॉकडाउन में क्या हुआ था, नहीं क्या? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था हाँ। कि लॉकडाउन में आपने जो सोसाइटी के लिए किया है, ठीक है, शायद बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं पता है, और आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक ये एक ग्लोबल डिजास्टर था सबके लिए, तो जहाँ पर कोविड-19 ने कई लोगों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, और जो आपने सोसाइटी के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया था, जो काम आपने किया है, उसके बारे में सर प्लीज बताइए। देखो, कोविड-19 जरूर महामारी थी, लेकिन एक तो फ्लू था ना, मतलब एक रोग ही था, और मैंने उसको बहुत छोटा सा रोग समझा था अपने आप को समझाने के लिए। भले लोगों के लिए महामारी थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बस, क्योंकि वो ज्यादा आपके मन पर हावी हो रहा था, तन पर बाद में हो रहा था। जिसने अपने मानसिकता को कंट्रोल में रखा, उसको छू तक नहीं सका। जैसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे यहाँ जितने लोग थे उसको एक को भी कोविड, मतलब वो कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि ये तो है, ठीक है, लोग उसके लिए। इसलिए मैंने कहा सबको कि पहले टीवी बंद कर दो। सबको, मैंने जितने मेरे साथ थे सब लोग को कहा कि कोई भी न्यूज चैनल नहीं खोलो। दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानकर आप और ज्यादा दुखी होंगे, एक डर मन में बैठ हाँ, जाएगा। और ज्यादा, क्योंकि वहां पे उसी से वही चल रहा था, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे हुआ, यह हुआ। तो मेरे पास जितने भी लोग थे, मेरे घर से लेकर तो बाहर तक जितने लोग जुड़े थे, मैंने सबको कहा था कि अभी आपको न्यूज चैनल कोई सुनना नहीं, ना देखना है। सबसे पहली बात तो जड़ वहां पे थी कि जो आपके मन को हल्का करे, मतलब मन को भारी करने वाला था। और दूसरा, मैंने सोचा कि साथ साथ में मेरे पास जो भगवान ने जो स्किल दिया हुआ है, जो एक कला दी है, जो मैं लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो मैंने पहले प्रीचिंग करता था, बहुत कुछ बातें करता था, मैंने बोला ये अच्छा मौका है। जो मैंने हजारों किताबें पढ़ी है पहले, एक अच्छा मौका है कि इसका निचोड़ मैं सबको बता सकूं। तो इसलिए कम से कम 200 वेबिनार्स करवाए, 200 प्लस वेबिनार्स करवाए, डेली करता था। डेली 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटे का। मैडम साथ में कुकिंग का बताती थी, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी पावर बढ़ाना था, तो मैडम कुकिंग का साथ में जोड़ती थी, और मैं 1-1.5 घंटे का वो चलता था। तो इस बहाने से हजारों लोग वो चीज के साथ जुड़ जाते थे। और ये बिल्डिंग का भी बनाने का एक समय मिला, क्योंकि जस्ट कोविड शुरू होने के पहले एक लोन हमारा पास हो गया था 10 करोड़ का, क्योंकि मैंने और सोचा था कि G+4 है तो उसको हम 8 फ्लोर का बना लें, और वो जस्ट कोविड शुरू होने के 1 महीना पहले लोन पास हुआ था। तो मेरे सामने 2 चॉइस थे कि तो लोन वापस करो तो दोबारा मिलेगा नहीं, और अभी ले लो तो जो होगा देखा जाएगा। कोरोना तो है ही है, बच गए तो लाखों पाए, गए तो गए, लेकिन इसका इस्तेमाल ही करो, इसको वापस नहीं दो, देखा जाएगा बाद में जो होगा। तो वहां पर आपको एक रिस्क फैक्टर नहीं लगा कि लगा ना रिस्पेक्ट, लेकिन मैंने क्या कहा, बच गए तो लाखों पाए, और गए तो गए, कोई हर्जा नहीं। और फिर एक बड़ा बड़ा चैलेंज था कि वर्कर चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जैसा कि पहले मेरे साथ जो घटना हुई थी पॉजिटिव, मुझे उसका अच्छा अनुभव था कि जब आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत शिद्दत से आप कोई चीज चाहते हो, तो वो जरूर पूरी होगी। तो
मैंने ऑलरेडी वर्कर्स को जमा करना शुरू कर दिया था, वो 1 महीना पहले लोन मिला था, सब कुछ मेरी तैयारी हो रही थी, तो यहाँ वर्कर्स आ गए थे। लेकिन अचानक कोरोना का डिक्लेरेशन हो गया, मोदी जी ने कह दिया कि अभी आपको अपने अपने गाँव चले जाओ, कोई कल से कोई काम नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने वर्कर्स, वो 100 वर्कर्स थे हमारे सामने, मैंने उनको कहा कि देखो मेरे पास पैसा आया हुआ है, मैं आपको खिला सकता हूँ, आपकी रहने की व्यवस्था कर सकता हूँ, आपने काम भी नहीं किया तो भी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है आज की डेट में। तो और वो पहले भी मुझसे बहुत बार मिल चुके थे कुछ लोग उसमें से, तो उनको पता था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ बात सही है। तो उनको इनके रहने की व्यवस्था सब कुछ किया और बिल्डिंग बनाना शुरू किया, मटेरियल कुछ नहीं था। मतलब आप समझ सकते हो कि जब हमारी गाड़ी चलती थी पूरे मुंबई में, तो अकेली वंदे मातरम की गाड़ी चलती थी। मैं ड्राइवर को पूछता था कि तुम अभी आप लोग सूरत से आए हो तो आपको कोई मिला? तो बोलता था कि सर सूरत से यहाँ तक एक भी व्हीकल नहीं मिला, पूरा रोड खाली था। और जहाँ जाते पुलिस थे और पूछ रहे थे कि तू अकेला कहाँ जा रहा है, सारी दुनिया बंद है। तो मैं बोल रहा था, बोले कि मैं वंदे मातरम में जा रहा हूँ। तो उनको लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट का काम है, मतलब शायद मैं खुद चलाया था तो मुझे कोई परमिट नहीं करता, लेकिन वंदे मातरम जो नाम है ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। तब भी मुझे एहसास हुआ, कोरोना में तो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि वंदे मातरम में ना ये बहुत बड़ा जादुई मंत्र है कि किसी ने नहीं रोक पाया। वाड़ा से लोहा आता था, सूरत से रेती आती थी, सीमेंट बहुत दूर से आता था, और सब कुछ काम धीरे धीरे लोग, आजू बाजू के सारे लोग एंटी हो गए थे, क्योंकि काम यही पे चल रहा था, बाकी सब बंद था। और तो लोगों को लग रहा था कि मैं कोरोना फैलाऊंगा बहुत ज्यादा। तो मैंने खुद फिर क्या किया, इनके लिए एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट अरेंज करवाई, हाँ अपनी प्रीमाइसेस में। तो लोगों का और भी ऑब्जेक्शन हो गया, क्योंकि इनके लिए नहीं होगा ना, और भी तो लोग आएंगे। तो लेकिन उसमें से हमारे में से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, सारे नेगेटिव इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो जो यहाँ काम कर रहे थे पूरे पॉजिटिव थे, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस माइंड पॉजिटिव था, कोरोना नेगेटिव थे। तो एक भी केस 3 साल में नहीं निकली। आप मतलब ये तो मैं करिश्मा समझूंगा। कई लोग बोलते थे कि कोरोना शायद पूरी दुनिया में होगा, जय में मैंने ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। फिर यही से उनके खाने की व्यवस्था करना, फिर केडीएमसी वाले भी यही से खाने का व्यवस्था करना। तो मतलब हमारा एक घर ये जो है मंदिर बन गया था, अपना जो कैंपस एक मंदिर बन गया था, सबके लिए खुला दरबार था। और हम डेली रात शाम को खेलना कूदना, मतलब जो चाहे चीजें अपने मन से करना। और हमें सारी दुनिया देख रही थी आजू बाजू में, जैसे कि हम आइलैंड में खड़े और दुनिया हमको अपने झरोके से देख रही है कि भाई ये लोग तो बिंदास यहाँ पे है, और हम देखो तो ऊपर छत पे भी नहीं जा सकते थे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें पॉजिटिविटी से आती है। जब आप बहुत पॉजिटिव हो ना, तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब एक भी पॉजिटिव ना निकले। और शायद कोरोना में जितने जन की मतलब जो डेथ हुई है, वो बहुत जन डर के वजह से भी, डर से ज्यादा हुए। हमने कोरोना के बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जितने भी कोरोना योद्धा थे उस समय, जिन्होंने कोरोना में बहुत बड़ा काम किया था, चाहे शमशान में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, इनके लिए मैंने बहुत बड़ा एक अवार्ड फंक्शन रखा था कोरोना योद्धा का, जेएमएफ कोरोना योद्धा। और उसमें काफी लोग आए थे, वो भी छुप के किया था, क्योंकि ज्यादा लोगों की परमिशन भी नहीं थी, लेकिन काफी लोग आ गए थे, वो भी टेरेस पे किया था। तब उसमें ये भी एक व्यक्ति ये भी आए थे सज्जन, कि जो उन्होंने कम से कम 250 से 300 डेड बॉडी को जलाया था, उनकी और उनकी पूरी 25 लोगों की टीम थी। उन्होंने बड़ी सभा में बताया कि हम लोगों ने 3 साल तक कभी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, अपने घर वाले उस बॉडी को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन हम जाके वो लपेटना, लेके आना, उनका पोस्टमार्टम करना, उनको जलाना, सारा काम हम करते थे। और मैं सबको बोलता था कि कोरोना है ही नहीं, और मैं सबको दवा बांटता था, मैं सबके साथ रहता था। मैंने कभी वो जो कुछ करना था वो कुछ नहीं किया, क्योंकि कहाँ करेंगे, शमशान घाट में हाथ धोएंगे कि बॉडी को जलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो तो करना ही था, वो तो बहुत जरूरी है। हाथ धोना तो हमारे लिए जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन जो डर है उसको भगाना बहुत जरूरी था। तो जो हमने यहाँ पे, मुझे पता नहीं कि वो एक शक्ति मिली
कि नहीं आप कर सकते हो, ये सब कुछ आप करो। तो वो किया और उसका नतीजा ये निकला कि हम सारे के सारे लोग बहुत अच्छे रहे और बिल्डिंग सारी दुनिया बंद थी और बिल्डिंग 4 की 8 हो गई। जेएमएफ के इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसे कौन से यूनिक चीज़ें हैं जो आप स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं? देखो यूनिक चीज़ें तो देखिए हर कोई जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हर कोई अपने तरीके से चला रहा है। सबसे बड़ी बात है बिलोंगिंगनेस कि मेरा अपना। एक होता है कि मैं बड़े जबरदस्ती भेजना जबरदस्ती जाना और एक होता है कि स्वयं अपना समझ स्वेच्छा से अपना समझ के जाना। तो अपने घर में आप अपना समझ के जाते हैं, आपको कोई बुलाना नहीं और पड़ता। शायद ये पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर डोनेशन नहीं लिया नहीं, जाता है। नहीं बाकी लिया जाता मोस्ट ऑफ जितने कॉलेजेस है वहाँ पर डोनेशन हाँ, वगैरह लिए डोनेशन जाते होगा, कैपिटेशन फी है, जो कुछ अलग अलग है, लेकिन हमने वही सोचा था कि हमारे पास वो बच्चा है कि जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जा नहीं सकते, वो अभिभावक यहाँ पे आए कि जो बड़े स्कूलों की फीस या कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए शायद आपको ही पता होगा, आप इस कॉलेज में थे कि 8-8 10-10 इंस्टॉलमेंट में बच्चों का फीस भरना फीस है। भरते थे। स्कूल में भी वही, ताकि कोरोना काल में भी कम से कम जब कोरोना का ऐलान हुआ तब 3 करोड़ की फीस, क्योंकि मार्च का महीना है तभी फीस आती है, और 3 करोड़ की फीस ब्लॉक हो गई थी। जो उसी समय हमारी फीस आती है, बाकी साल में तो बस वैसे ही होता, चलते बनो चलते रहो गाड़ी, तो कैसे भी ढके लो, लास्ट में फीस जमा लोग करते हैं और उसी समय सब ब्लॉक हो गए। तो इसलिए मुझे सारे एम्प्लॉयज़ को भी समझाना पड़ा और उनको चलाने के लिए मैंने सोचा कि मेरी फैमिली है, जब हम जिंदे रहे तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए खास और बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया सैलरी देने के लिए। और जितना हो सके, जितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फ़ोन किया कि सर घर की परिस्थिति बिकट है, तो वहाँ जो लोग रहते थे मैंने उनको फ़ोन करके वहाँ पैसा भेज के फिर वहाँ उनके लिए राशन भेज दो, वहाँ उनके लिए ये व्यवस्था कर दो, वहाँ मेडिसिन की व्यवस्था कर दो, जितना हो सके। कोई हम पॉलिटिशियन तो है नहीं कि बड़ी बड़ी फोर्स तैयार करें, लेकिन अपना जो भी एक लिमिट था, जो भी एक दायरा था, जो लोग जहाँ पे थे, फिर उनके लिए यहाँ से गाड़ी भेजना। और गाड़ी का तो वंदे मातरम के कारण तो हमारी सारी चलती थी, सब कुछ चलता था। और अपने पास पैरामेडिकल भी था, तो इसलिए गवर्नमेंट की एक थोड़ा सा रियायत भी थी कि पैरामेडिकल जहाँ पे है उनको पासेस मिल जाती थी। तो पासेस की वजह से तो उस समय भी कम से कम 50 के ऊपर एम्प्लॉय रेगुलर यहाँ पे थे। 50 के ऊपर एम्प्लॉयज रेगुलर थे और 100 के ऊपर कामगार थे और एक को भी कुछ नहीं हुआ। तो आप फ्रिक्वेंटली जितने एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उन लोग का टेस्ट करवाते थे, क्योंकि वो जरूरी भी था, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों का जीवन में दाव पे लगाया हुआ था, मेरे ऊपर उनका विश्वास था, और कुछ भी थोड़ी भी अनहोनी हो जाए तो शायद मुझे कोई माफ नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा कि एक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके भी, ताकि एक मैसेज भी जाए कि भाई यहाँ से फ्रिक्वेंटली टेस्ट हो रही है, और इसके बहाने बाकी लोगों की भी टेस्ट हो रही है। और बाकी लोगों की टेस्ट होती थी तो तब मुझे तो बहुत लोगों ने मतलब अपोज करना शुरू कर दिया कि आपके यहाँ पे इतने लोग आते हैं, फिर आप कोरोना फैला रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर। लेकिन यहाँ से कोई कोरोना केस निकलते नहीं थे, तो फिर धीरे धीरे वो चुप भी हो जाते थे। तो कंप्लेंट्स भी हुए थे? हाँ, पुलिस के पास कंप्लेंट्स भी जाती थी ना, क्यों नहीं, क्योंकि यहीं पे काम चल रहा था, बाकी जगह बंद था तो कंप्लेंट। लेकिन वो पुलिस भी आके समझते थे कि भाई यहाँ पे 100 के आसपास एम्प्लॉय को जब रोक के रखा हुआ है और वो कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब चलो उनको जाने के लिए परमिशन भी दे दिया जाए तो कहाँ जाएंगे, वो यहीं पे क्वारंटाइन रास्ता तो पूरा बंद है ना। और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, 10 लोग यहाँ से रातों रात भाग के चले गए, जिनको मैंने रोक के रखा था वो 10 लोग चले गए। तो 3 महीने के बाद गाँव पहुंचे, जो पैर में हाथों में सारे बॉडी में छाले करके, और वो पहुंचने के बाद भी गाँव वालों ने उनको घर में लिया नहीं, वो 5-6 महीने तक गाँव के बाहर रहे। तो ऐसी हालत थी, क्योंकि और वैसे मुंबई तो एक बड़ा झोन था उस समय कोरोना का, तो मुंबई वालों को तो कोई ले ही नहीं सकता था, चाहे कहीं भी जाए। हाँ, तो ये भी एक था। और साथ में तब मैंने गवर्नमेंट को भी, क्योंकि स्कूल बना हुआ है, 4 फ्लोर है, पूरा खाली है, तो मैंने बाकी भी अप्रोच किया कि आप हमारी बिल्डिंग को पूरा अस्पताल में कन्वर्ट कर लो। 3-3 4-4 बार लेटर भी लिखे हमने। मैं तैयार हो गया था कि पूरा अस्पताल, उसके लिए बिल, बिजली पानी बिल सब हम देंगे, क्योंकि नॉन कोरोना के लिए कोई अस्पताल नहीं था, सारे कोरोना से ही गवर्नमेंट का हॉस्पिटल पूरे भरे हुए थे। और उस समय ऐसा कुछ एक इंसिडेंट मैंने देखा था, मुझे लगा कि अरे नॉन कोरोना के लिए कुछ भी नहीं है। तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, या तो 100-200 बेड का आराम से हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं,
और गवर्नमेंट किया तो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट। हम प्राइवेटली किस प्रकार से करें, क्योंकि सारा इंतज़ाम करना होगा। यस। तो लेकिन कुछ ज़्यादा किसी ने ध्यान दिया नहीं, लेटर लिखे, मेल भेजे, लेकिन कोई इतना सपोर्ट मिला नहीं। तो अपनी तरफ से जितना कर सके फिर वो करते उतनी रहे। कोशिश की। और उसी समय यहाँ भी पानी भर गया था आजू-बाजू में, झुग्गी झोपड़ियों में। हाँ, हाँ। तो 200-250 लोग विस्थापित हो गए थे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, तो उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो वो 250 लोगों को भी यहाँ पे पनाह दिया था बड़े कोरोना में। जून-जुलाई के महीने में आपको पता है उस समय 2020 में क्या अवस्था थी, क्या व्यवस्था थी, और बहुत बाढ़ भर गई थी। तो 250 लोगों का उनका भी रहने का सारा इंतज़ाम करना, सब कुछ करना। लोग अपने लोगों को घर में नहीं लेते थे और पराये लोगों को भी हमने 250 को यहाँ पनाह दिया। लेकिन उसमें से भी एक को कोरोना नहीं निकला, क्योंकि कोरोना में कहाँ था सबको आपको पता है कोरोना का। तो सर शायद यही रीजन है कि लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते, आपसे प्यार करते, कि आप जो भी चीज करते हैं वो एक उसमें एक सोसाइटी के लिए कुछ एक इनिशिएटिव छुपा होता है। जैसे कि आपने कोरोना के काल में हो गया, या आपने जो भी कॉलेज और स्कूल्स जो बनाए, ठीक है, उसके पीछे क्या का। होता है जब आप निस्वार्थ भाव से, क्योंकि अपनापन वहाँ खत्म हो जाता है ना, जहाँ आपको स्टूडेंट, जैसे कि एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट सेंट्रिक है, सब जानते हैं, पेरेंट सेंट्रिक है, सब जानते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि वी आर अवेलेबल 24/7। मेरा नंबर शायद ही कोई बच्चा होगा उसके पास ना हो, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा इस कॉलेज में पूरे 15-20 साल से कि जिसके पास मेरा खुद का पर्सनल नंबर ना हो। तो इससे ज्यादा और ओपन, मतलब ओपन डोर ओपन डोर पॉलिसी। पॉलिसी क्या हो सकती है, ओपन डोर कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, कि जहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी जिसके साथ बात करने के लिए लोगों को इंतजार करना क्यू होता में है, खड़ा होना। क्यों में, और हमारे पास तो कोई तख्ती भी नहीं है कि इसी समय आप उनको मिल सकते हो, कभी भी आओ, जब मैं अवेलेबल हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सी। तो ये तो एक अप्रोच होता है ना कि जब अपनेपन का, खुलेपन का, तो मुझे आज तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। खाली एक ही बार फोन आया था रात को 3 बजे, कुछ दुर्घटना हुई थी बच्चे के पास, तो मुझे उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ, आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं क्या, तो वो मदद उसको तक उस तक पहुंचाई। तो समझ सकते हो ना कि कोई ऐसे कॉल अभी तक नहीं आए कि जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो। और एक बार ऐसा भी कॉल है रात को 10 बजे कि सर मैं मेरे अपने बच्चे के साथ बैठा हूँ और मैं, आपने मुझे पहचाना क्या, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। रात को 11 बजे पूछ रहे हो कि लखनऊ से बात करो, पहचाना क्या। तो बोले सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे थप्पड़ मारी थी। मैंने बोला अभी बदला लेना चाहते हो क्या? तो क्या अभी बदला लेना चाहते हो? तो नहीं, बोले सर मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि उस समय जो सर ने मुझे, कोई थप्पड़ मारना मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि प्यार के वो था कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, कहाँ चल रहा है, कुछ करते क्यों नहीं हो। तो बोले वो मेरे जीवन में बहुत बड़ी मोड़ आई और मैं एक अभी आज मैं बोले लखनऊ का बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। क्या बात है। तो मुझे तब सुकून मिला कि चलो एक टीचर का जो ये होता है ना, उस समय कोई थप्पड़ मारना या किसको थोड़ा कुछ कहना कि भाई अच्छे रास्ते पे लाना, तो माँ बाप भी वही काम करते हैं जो टीचर करते हैं। और बच्चों के मन में कभी ऐसा रहता भी नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, शायद बाहर वाले ऐसा कुछ करे तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन टीचर कर दे तो उनकी भलाई के लिए करते। जब वो करे तो ना उनको लगता है कि उनकी भलाई के लिए, तब मुझे लगा कि अरे 10 साल के बाद इसको थप्पड़ याद आ रही है। माँ बाप की डांट और टीचर्स टीचर की की जो छड़ी बोलते हैं, छड़ी। लेकिन आजकल तो छड़ी कोई वापरता नहीं, लेकिन बता रहा हूँ एक दो इंसिडेंट ऐसे तो बहुत है, लेकिन याद आया अभी मुझे इसलिए बताया। बहुत सारे बातें मैंने आपके बारे में सुनी थी, बट आज आपके साथ बात करने के बाद लिटरली मुझे उन चीज़ों को जानने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है। आपके अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है जिसको शायद मैं कवर नहीं कर सकता था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने शायद यूएस और जापान में भी विजिट किया था, इंटरनेशनल नेशनल फोरम से भी आपको अवार्ड मिले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए सर। देखो मुझे हमेशा, मैं जानने की कोशिश करता हूँ और कोई भी चीज़ नई चीज़ हो तो उसको और ज़्यादा आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अमेरिका गया, वहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का भी पूरा यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गए, उसको जानने की कोशिश किया। अभी जापान गए थे, ग्रीस गए थे और भी यूरोपियन कंट्रीज में गए थे। तो जापान मैंने देखा, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जानने की कोशिश किया। तो वहाँ पे कितना, वो देश कितना आगे है और उसका कारण क्या है, तो एजुकेशन।
आज फिनलैंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द बिकॉज ऑफ एजुकेशन। राइट। वही जापान का भी है। जापान तो कहते कि मेरे साथ कोई व्यक्ति था, वो कह रहे थे कि सर मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, 90 कंट्रीज घुमा हूँ, मैंने जो यूएस में नहीं देखा वो यहाँ देख रहा हूँ। यूएस भी इसके 20 साल पीछे है। मतलब जब कोई बताता है कि यूएस भी इसके 20 साल पीछे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो कहते हैं ना कि आज के दिन में मुझे एक चीज याद आ रही है कि जो ज्ञान है हमको अंगूठे से वो हस्ताक्षर तक लेके गया। ज्ञान अंगूठा पहले लगाते थे, हाँ। अभी हस्ताक्षर करने लग गए, हस्ताक्षर। मतलब साइन करने लग गए। सिग्नेचर। और टेक्नोलॉजी है जो हस्ताक्षर से अंगूठा तक लेके आई, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक है ना, टेक्नोलॉजी है ना, राइट। कि वहां से यहाँ तक लेके आई। तो ये जो समय का दौर है ना, बड़ा अनोखा है, इसके साथ चलना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि अरे ये तो कभी आप बताते थे कि आप अंगूठा नहीं लगाओ हस्ताक्षर करो, अभी आप बोलते कि हस्ताक्षर नहीं करो अंगूठा अंगूठा लगाओ। लगाओ। तो ये जो जीवन की प्रक्रिया है, इसको समझना बहुत अद्भुत क्रिया है। तो मैंने अमेरिका का, जापान का खास एजुकेशन सिस्टम देखा, वहाँ के कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव जो स्किल्स है बच्चों के अंदर किस प्रकार से डेवलप की जाती है, मोटर स्किल्स हैं या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी की वहाँ पे दौरे किया, बच्चों से मिला, अभिभावकों को मिला, टीचर्स को मिला, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो हमारे देश में होना चाहिए। अब मैं देश तो नहीं बदल सकता, वो तो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरे हाथ में एक तो चीज़ है कि जो मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, उसमें तो कुछ वहाँ से तो मैं शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने इमीडिएटली वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया। वो जो सारी चीज़ें एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग था, हमने अपने स्कूल में शुरू किया और बहुत अच्छे तरीके से आज 1-2 साल से वो चल रहा है। उसके पहले भी मैंने जर्मन लैंग्वेज को पिछले 6 साल पहले, जापानीज लैंग्वेज को पिछले 2 साल से वो चल रही है। काफ़ी बच्चे जापानीज पढ़े, अभी सीख गए, जर्मन सीख गए। छोटे छोटे बच्चे जर्मनी में बात करते, जर्मन में बात करते या जापानीज में बात करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रहा है। तो भले ही हम पूरी दुनिया ना बदल सके, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी चीज भी आपने शुरुआत की तो बहुत कुछ हो सकता है। वो शुरुआत इम्पोर्टेंट। हाँ, शुरुआत इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज वो शुरुआत हमारे जनगण मन में की है और वो दौसा में भी हमने वो सारी चीजें करने की कोशिश की है। और जब जापानीज यहाँ पे आते हैं तो आप समझ सकते हो कि जब जापानीज कोई डोंबिवली में आ रहा हो, आपके स्कूल में बच्चों को वो सारी चीजें अपने टीचर को समझा रहा हो, तो वही चीज़ है कि जो मैंने जापान में देखी, चाहे वो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम मैंने जानने की कोशिश किया, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम जानने की कोशिश किया, और जितनी भी कोई अच्छी बातें हैं, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है शायद उसको जानना भी ज़रूरी है। राइट। हमारा एजुकेशन द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उसमें कोई आप ये नहीं कर सकते। खामियां तो हर चीज़ में है, कहा नहीं है, लेकिन आप कहे कि जैसे हम सुनते हैं कि ये ऐसा है वैसा, वो बात। लेकिन आज अगर दुनिया में अगर कोई राज कर रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे एजुकेशन से गए हुए लोग हैं ना। राइट। चाहे आज जितने भी बड़े बड़े सीईओज है बड़े बड़े कंपनी के, तो कहाँ से पढ़े लिखे हैं? गूगल, तो एप्पल, हमारे माइक्रोसॉफ्ट। देश से गए हुए हैं, तो हम अपने सिस्टम को कैसे नकार सकते हैं? लेकिन अभी जो सिस्टम जो भी बना हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+, 3+, 3+4, +4, तो अभी पहले अभी था कि पहली में बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा 6 साल के बाद ही जा सकता है। अभी थर्ड स्टैंडर्ड से मतलब तीसरे 3 साल पूरे होने के बाद उसकी पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन पढ़ाई भी कैसी? हंसते खेलते, मतलब विदाउट एनी कोई उसके ऊपर बोझ ना हो, पीठ के ऊपर कोई बोझ ना हो। तो 5 साल की प्रिपरेटरी हो गया, 3 साल का फिर अपने लैंग्वेज में पढ़ना, भाषा का ज्ञान करना, फिर टेक्नोलॉजी को पढ़ना, और फिर बाद में 9, 10, 11, 12 जो अभी आज तक का जो सिस्टम चल रहा है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसको स्क्रैप करते हुए सेमेस्टर वाइज पैटर्न बना के जो चीज आप बच्चा करना चाहे वो कर सकता है। तो एक अद्भुत प्रकार की अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में नई चेतना आई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा हमारे देश में, क्योंकि जिस प्रकार से लोक संख्या है और उसके इम्प्लीमेंट करने में जरूर समय तो लगेगा, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा तो देश महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत सारे लोग इस चीज के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा मंथन है, लाखों हजारों लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का इसका मंथन है। एक दिन में नकारने के लिए कोई फिल्म बनाने वाला 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए जद्दोजहद खर्चा करता है करोड़ों, लेकिन दर्शक जाके बोलता है हट बेकार थी। लेकिन वो बेकार शब्द बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो उसके पीछे जो मेहनत होती है ये बहुत बड़ी होती है। तो उसी प्रकार से आज जो देश बनाने में, एजुकेशन सिस्टम बनाने में
जो हमारे शिक्षाविद जो मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट? सबसे बड़ी अचीवमेंट देखिए, लाइफ इज अ जर्नी और उसको हमेशा आप एंजॉय करते रहो। आज का दिन आपके लिए है, कल का कोई भरोसा नहीं है। मैं इस चीज़ को हमेशा मानता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ आज है वो एक कुदरत ने को ईश्वर ने दी हुई गिफ्ट है, उसको पूरे शिद्दत के साथ जियो और दूसरे दिन निकला तो आपके लिए और एक बोनस है। तो इसलिए मैं ऐसे कोई चीज़ जानता मतलब ये नहीं मानता हूँ कि मैंने जो किया है बहुत कुछ किया है और जो मैं करने वाला हूँ बहुत कुछ है। बस ये समझता हूँ कि मुझे करने के लिए मौका मिला, ईश्वर ने दिया, लोगों के आशीर्वाद ने मौका मिला। अन्यथा मेरे जगह और भी कोई हो सकता था, और भी कोई करता, और भी मेरे से ऐसे लाखों लोग हैं कि जो स्कूल कॉलेज चलाते, लेकिन एक चलाना और एक इम्पैक्ट क्रिएट करना इम्पैक्ट सोसाइटी क्रिएट के लिए, करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलाने के लिए नहीं चलाना है, करने के लिए नहीं करना है, ताकि मैं भी एंजॉय कर सकूं, मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक फैमिली समझ के एंजॉय करें। ये भी मेरा खुद का है, समझ के एंजॉय करें। ग्रेट सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में बिल्कुल आपसे, स्वागत है आपका। तो ठीक है? तो सारी मेरी कुंडली निकाल रहे हो। जो मुझे मौका नहीं मिला कॉलेज के टाइम पे, वो शायद मुझे आज मौका मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं आपसे चीजें निकलवा पाऊँ। तो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक why JMF is one of the preferred educational institute in Thane और in मुंबई? क्योंकि JMF इजी वे में है, जो हर किसी के लिए आसानी से उनके जो लेकर आते हैं उसकी उसको मिल जाता है। मतलब जो सवाल लेके आते हैं उसके जवाब उनको मिल जाते हैं, तो समस्या लेके आते हैं उसका समाधान मिल जाता है। Fair enough. और ज्यादा क्या हो सकता है। So what are the unique things that JMF offers to their students that I have already asked? So what would be your suggestion to the educators, I mean to the institutions, and as well as to the Gen Zs, the new generation, for their learning process? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी संस्थाएं चला रहे हैं इसको देश का समझ कर चलाएं, देश को प्रायोरिटी बेस में रखें, मतलब देश को प्राइम फोकस में रखें। क्योंकि आज हम हैं, कल नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की उम्र आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। So तीसरा क्वेश्चन है मेरा, आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे या एक्सपीरियंस किए होंगे? एजुकेशन सिस्टम में देखिए, सिस्टम अपने जगह पे, सिस्टम बनाते कौन है? हर चीज अपने जगह पे है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको लेते हो। तो वही बात है कि सिस्टम अपना काम कर रहा है। देश स्वतंत्र हुआ तब हमारी व्यवस्था का थी, आज हमारी, उस समय वो चीजें सही थी। आज हम उसको कोसने लगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज हम जहाँ है वहाँ सुखी कभी नहीं हो पाएंगे, हम कंपैरिजन में जीना शुरू कर देंगे। तो सिस्टम अपने जगह पे है, जो चीजें जहाँ पे वो समय के अनुसार बराबर, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, लेखनी से लेकर तो मतलब हम सबसे लेकर तो हस्ताक्षर का, वापस और वहीं पे आ गए, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन ही कहेंगे ना। तो हर समय हर चीज अपने अपने जगह सही है, उसको इम्प्लीमेंट का आप कैसे करते हो, उसको आप किस प्रकार से उस व्यवस्था में अपने आप को ढालते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपका एक न्यूट्रल व्यू, जो मतलब जो चीजें है वो सही है, नहीं, जो चीजें है सही है उसको आपको कंटिन्यूसली आप उसको क्या है, अपना क्या योगदान दे सकते हो। राइट। हमेशा हम ये पूछते हैं ना कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा वही अप्रोच है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, आप अभी आपके पास जगह मिली ना, आपको ईश्वर ने, आपको समाज ने आपको एक जगह दे दी, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी भी बोलेंगे कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, तो क्या होगा? तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है अगले 5 साल के लिए JMF को लेकर? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि JMF को लेकर यही गोल है कि एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन या वैसे कारवा बनता रहे, और भी इसकी जैसे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे ऐसी सुविधा, मतलब तो क्या अर्थार्जन होता है उस प्रकार से। क्योंकि कोई ये तो नहीं है कि जो हम डोनेशन लेकर या ऐसा कुछ करके, अदरवाइज मैंने बहुत बड़ी चेन ऑफ द स्कूल्स या चेन ऑफ द कॉलेज ओपन कर लिया होता है। तो वो मेरा मनसा नहीं है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, बहुत ज़्यादा
करते रहो और अपना बहुत बड़े-बड़े स्थान बनाते रहो। एक यही है कि आप जो कर रहे हो उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है, ताकि आने वाले मेरे दा आने का 10 साल के लिए मेरा पूरा प्लान तैयार है। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैंने फाउंडेशन तब डाला था जब मेरे पास कुछ नहीं था। वो कितने फ्लोर का डाला था? 12 फ्लोर का 12 डाला फ्लोर। था। तो मेरी अभी भी इच्छा है कि इसको और 4 फ्लोर उठाऊँ, 12 फ्लोर Great. का करूँ। So last question is how like जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए और उनके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे तो आपका एकेडमिकली आप 15% ही आपको टेस्ट किया होगा। आपके जैसे एकेडमिकली अचीव करने वाले बहुत लोग होते हैं। अभी आप एक ढूँढने जाओ तो 1000 मिलते हैं। आज अगर कहो कि आज किसी को मतलब वो 90% जिसको मिले वो अप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोगों की एप्लीकेशंस आ गई। तो आज वो चीज़ नहीं है कि आप खाली एकेडमिकली लोगों को आप तराश सकते हो या एकेडमिकली आप उसका चयन कर सकते हो। और ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है, इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुका है कि जितने भी लोग हैं जहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं, बड़े-बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं, उनका एकेडमिकली के साथ-साथ उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो उतने ही आगे थे। तो मैं कहता हूँ कि 60-40 का आज पैटर्न है। 60% आप अगर एकेडमिकली अगर इम्पोर्टेंस देते हो तो 40% उतना ही इम्पोर्टेंस करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देना ज़रूरी है। अन्यथा वह लगेगा कि मैं बहुत बड़ा मतलब किताबी कीड़ा तो बन गया हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मुझे करना है, समाधान नहीं ले पाऊँ। यूजुअली रैपिड फायर राउंड 1 मिनट के लिए होता था, बट मैं ये पूरा जो कन्वर्सेशन है उसमें से कुछ भी कट नहीं करना लो, एज इट इज अपलोड करना है ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए, उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पर्सनली मुझे जानने में बहुत ज़्यादा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स भी ये जो 6 क्वेश्चन मैंने पूछे इसमें 1 मिनट में कुछ कट नहीं होगा, पूरी चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ। जो भी आपको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। आपका टाइम देने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेरों सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, आज भी एक एलुमनाई करके आप इस इंस्टीट्यूट की शान बढ़ा रहे हो और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, और पहले शुरुआत में आपने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ। ये हमारा और आपके सौभाग्य। साथ जो टीम है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपने एक अच्छी टीम बनाई है, वो भी ऐसे ही फ्लरिश करे और एक दिन आपका ये पॉडकास्ट है पूरी दुनिया में ऐसे-ऐसे लोगों को लाए कि जिनको कोई पहचानता ना हो। ज़रूर सर, हमारी कोशिश वही है कि जो सोसाइटी में जिनको एक जो अंडर रेटेड है या जिनको वैल्यू नहीं है, मतलब अभी तक लोग जानते नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को हम लोग इनवाइट करके, क्योंकि पर्दे के आगे लगे लोगों को सब जानते हैं, पर्दे के पीछे भी बहुत बड़े-बड़े कलाकार होते हैं राइट, और वही पर्दे के आगे के कलाकार को बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, उनको आप जितना ज़्यादा कोशिश करो उतना बुलाएंगे तो ज़्यादा लोग उसको सराहेंगे। ज़रूर सर। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सारी टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे शूट किया है, सबका धन्यवाद। और जो सुना है यहाँ पे ऑडियंस, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।